बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आरडी एडुवर्स एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, यूट्यूब चैनल नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की संपूर्ण तैयारी लेकर आया है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, जिसके अंतर्गत आप लोग अंकगणित और मानसिक योग्यता के जिनकी तैयारी आप उन वीडियो देखकर कर ही रहे होंगे। तो उसी के अगले क्रम में जो अगला सिलेबस होता है भाषा का, इसमें हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाएं होती हैं, उनमें से एक आपने जो चयनित की गई है उस भाषा से एक पोर्शन आता है। तो आज का जो वीडियो है उसमें से एक भाषा जिसका नाम है हिंदी, उसको लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। हिंदी भाषा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ये हम आज आपके सामने लेकर आए हैं, और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसा मैंने पहले भी बताया आपको वीडियो में, हिंदी भाषा में 4 अनुच्छेद आते हैं। जो आपकी स्क्रीन पे है, एक खंड दिया होता है किसी स्टोरी का, उसको पढ़कर आपको उस स्टोरी में से ही आंसर देना होता है। तो उसको बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। इसमें 4 अनुच्छेद दिए जाते हैं, जैसा स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। 4 अनुच्छेदों में से 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी लोग टोटल 20 क्वेश्चन यानी 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। 20 प्रश्न 1.25 मार्क्स के होते हैं, यानी टोटल आपका 25 नंबर का ये आपका पोर्शन होता है। और इसमें बहुत ही सरल पोर्शन है ये, क्योंकि आपके सामने अनुच्छेद दे रखा है और प्रश्न भी इसी अनुच्छेद से पूछा जाएगा। जैसा मैं आपको भी एक स्टोरी बताता हूं, उसको ध्यान से सुनिए। आपने सभी ने रामायण को सुना होगा, रामायण की स्टोरी आपने सुन रखी है, फिर से सुनाता हूं मैं कि राजा दशरथ थे, उनके 4 पुत्र थे। सबसे बड़े का नाम श्री राम था और सबसे छोटे शत्रुघ्न थे। तो किसी कारणवश उनकी पत्नी ने उनसे निवेदन किया या एक शर्त रखी कि मेरे भरत को, उनकी 3 रानियां थी, तो उनकी जो भरत की माँ थी वो अलग थी। तो उन्होंने ये शर्त रखी कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए और मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी दी जाए। तो जिसका पालन करते हुए भगवान श्री राम वनवास के लिए चले गए थे 14 वर्ष के लिए। जब भरत को ये बात पता चली तो वो भी उनके पीछे पीछे गए कि भाई आप, मेरी माँ ने ये सब गलत किया है, आप उनकी बात को अस्वीकार कीजिए और वापस चलिए, और ये अपना जो आपने प्रण लिया है इसको त्याग दीजिए। तो भगवान श्री राम ने कहा कि नहीं, मैंने जो प्रण लिया है मैं उसको पूरा करके ही जाऊंगा, तुम राजगद्दी संभालो। भरत ने बहुत मनाया उनको, परंतु वो नहीं माने। अंत में भरत ने उनसे ये कहा कि चलो आप नहीं चलते तो आप एक काम कीजिए, आप अपने खड़ाऊँ दे दीजिए, जिनको हम लोग स्लीपर बोलते हैं, यानी चप्पल, वो दे दीजिए। मैं उनको राजगद्दी पर रखूँगा, जब तक आप लौटोगे नहीं तब तक मैं उन्हीं को उस गद्दी पर रखूँगा। जब आप आओगे तब आप ही उस सिंहासन पर विराजमान होगे, आप ही राजपाट चलाओगे। तो भरत उनके खड़ाऊँ लेकर वापस चले आए। वनवास के दौरान उनके साथ उनकी पत्नी सीता माता भी गई थी और उनके भाई लक्ष्मण भी गए थे। ये मैंने आपको एक कहानी सुना दी। अब आपसे थोड़ी देर बाद पूछा, ये बताइए कि वनवास को कौन गया था? तो आपने कहानी पर ध्यान दिया, बोले भगवान, वनवास पर तो भगवान श्री राम गए थे। फिर आपसे अगला प्रश्न पूछ लिया, उन्हें मनाने के लिए वन में कौन उन्हें मनाने गया था कि वापस चलिए और अपना राजपाट संभालिए? तो आप तुरंत आंसर दे देंगे कि उनके भाई भरत थे, उनको लेने वन में गए थे। तो इसी तरह से सेम आपको एक सामने एक स्टोरी दी होगी या एक पैराग्राफ दिया होगा, जिसको अनुच्छेद बोल रहे हैं, इसको आपको पढ़ना होगा और जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो उसी के अंदर से पूछे जाएंगे। तो कितना सरल पोर्शन होने वाला है ये, आप बहुत ही आप मजे से इसको पढ़ेंगे और सारे आंसर आप इसको पढ़ के तुरंत आप दे देंगे। आपके जो 25 मार्क्स हैं, यानी 20 क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे सही होने वाले हैं। तो आज उसकी तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। पहले आप इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए। देखिए मैं पढ़ता हूं, भारत की सभ्यता प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, विद्या का केंद्र होने के कारण अनेक देशों से लोग यहाँ के महान गुरुओं के पास शिक्षा प्राप्त करने आते थे। मैं थोड़ा रुक रहा हूं यहाँ पे। अब जब भारत की सभ्यता की बात चली है तो मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा देश भारत है, इसकी सभ्यता प्राचीन काल से इस पूरे विश्व में इसकी छवि बहुत ऊंची थी और इसकी सभ्यता को लोग आज भी मानते हैं। उस समय पहला जो विश्वविद्यालय था, अब मैंने ये बताया कि विद्या का केंद्र था, केंद्र का मतलब है उस समय पूरे विश्व का जो पहला विश्वविद्यालय था तो भारत में तक्षशिला में स्थित था। 1100 तक्षशिला भारत में थी। अब उसका जो भारत का विभाजन हुआ है तो उसमें वो स्थान पाकिस्तान को चला गया है। तो उस समय 1199 में एक बख्तियार खिलजी जो मुगल शासक था, उसने उस तक्षशिला विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी। इतना फेमस था वो विश्वविद्यालय, पूरे विश्व में इसकी ख्याति थी। आपने नालंदा का नाम सुना होगा, वो भी अभी भी भारत में है।
ठीक है, वो सब बहुत प्राचीन समय से हैं, प्राचीन समय से हैं। और यहाँ के जो बहुत महान गुरु हुआ करते थे, आपने सुना है ब्राह्ममिहिर, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने तो जीरो की खोज तो आर्यभट्ट ने ही की थी। आदि शंकराचार्य, ये सारे महान गुरु रहे प्राचीन काल से ही। उस समय आप सोचिए, जब ये इस तरह की पुस्तकें या इस तरह का सिलेबस नहीं चलता था, तब नालंदा में या इसमें तक्षशिला में जो पढ़ाई की जाती थी, वो ये नहीं कि एक पाठ्य पुस्तक हुआ करती थी, ये सिलेबस है 1 महीने में खत्म कराना, ऐसा कुछ नहीं था। और ना ही वहाँ के शिक्षक वहाँ उनसे सैलरी लेते थे। जो भी शिक्षक कार्य के लिए नियुक्त किए जाते थे, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कराते थे और कोई पाठ्यक्रम निश्चित नहीं था। उनको अपने अनुसार व्यक्ति को सामाजिक जीवन में और उनको ढालने के लिए और क्या किस ज्ञान की जरूरत पड़ती है, वो सब वो सारा ज्ञान वो उनको बच्चों को प्रदान किया कर देते थे। और ना ही एक निश्चित अवधि थी कि 1 वर्ष में करना है, 2 वर्ष में। वो देख लेते थे कि इस बच्चे ने 6 महीने में कर लिया है, चलो इसको आगे बढ़ा दिया जाए। जिसने नहीं कर पाया उसको ज़्यादा समय दिया जाता था। मैंने कुछ गुरुओं के नाम आपको बता ही दिए, तो ठीक है। अब आते हैं इस पैराग्राफ पे, मैं फिर से आता हूँ, दोबारा से इस पैराग्राफ पे आता हूँ। मैं जरा भटक गया था, लेकिन आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो भारतवर्ष है प्राचीन काल से ही महान देशों की श्रेणी में रहा है। इसकी महानता के अगर आप किससे पढ़ोगे तो आप पढ़ते पढ़ते आप थक जाओ, किससे खत्म नहीं होने वाले हैं। तो आइए भारत की मैं पढ़ाता हूँ इस अनुच्छेद को, फिर से समझाता हूँ। ये अनुच्छेद है, इसको ध्यान से अब मुद्दे की बात मैं बता रहा हूं। इसको पढ़ने में 1 या 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना। परीक्षा हॉल में जब आप परीक्षा देने जाएं 2 मिनट में पढ़ लीजिए उसको पूरी एकाग्रता के साथ। आपकी स्मृति में ये अनुच्छेद आ जाएगा। जैसे मैंने आपको रामायण की स्टोरी बताई थी, आपके दिमाग में बैठ गई, आपने बिना किसी चीज को देखे आंसर दे दिया। लेकिन इसमें यह आप इसको पढ़ लीजिए और प्रश्न का उत्तर देते समय फिर देख लीजिए कहां से इसका आंसर बनने वाला है। तो 1 मिनट देखिए, मैं फिर इसके प्रश्न कैसे बनते हैं उनको ही बताऊंगा मैं। तो इसमें भारत की सभ्यता प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। विद्या का केंद्र होने के कारण अनेक देशों से लोग यहाँ के महान गुरुओं के पास शिक्षा प्राप्त करने आते थे। यानी विदेशों से लोग यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। तब भी उन दिनों भारत व्यापार एवं वाणिज्य का केंद्र भी था। अपने यहाँ व्यापार भी होता था उस समय, पुराने समय में भी। भारतीय वस्तुएं विश्व भर में प्रसिद्ध थीं। भारत की जो वस्तुएं थी पूरे विश्व में विख्यात थी, प्रसिद्ध थी। पूर्व तथा पश्चिम से व्यापारी स्थल मतलब सड़क मार्ग जो भी होता है, तथा समुद्री मार्ग यानी जल मार्ग, ठीक से भारतीय माल खरीदने आते थे। भारतीय माल, भारत का माल, भारतीय माल का मतलब भारत का माल खरीदने आते थे। भारत अब फिर से वाणिज्य एवं उद्योग का केंद्र बन रहा है। अनेक देशों को भारतीय वस्तुएं भेजी जाती हैं। अभी भी अनेक देशों को भारतीय वस्तुएं भेज दी जाती हैं। अब तो आप न्यूज़ में भी पढ़ते होंगे कि भारत की से ये आयात किया गया, ये निर्यात किया गया, या पढ़ते होंगे वो बाहर भेजना होता है उनको। तकनीशियन तथा वैज्ञानिक भारत से बाहर अनेक देशों में कार्य कर रहे हैं। यानी भारत के जो वैज्ञानिक हैं अब भी बहुत सारे देशों में कार्य कर रहे हैं और ऊंचे पदों पर आसीन है। ये आप सबको मैं बता रहा हूँ और इसकी जानकारी आप लोगों को होना भी जरूरी है। अब ये पैराग्राफ यानी ये अनुच्छेद हो गया। इस तरह का अनुच्छेद आप एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से, 1 मिनट से ज्यादा नहीं समय लगेगा। फिर भी आपको कुछ डाउट है नहीं समझ में, एक बार और पढ़ लीजिए फटाफट से। फिर आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं। लोग भारत में आते थे, पहला ऑप्शन है आपके सामने, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, दूसरा शिक्षा देने के लिए, तीसरा आनंद के लिए, चौथा माल बेचने के लिए। लोग भारत में आते थे। आप यहां देखोगे फटाफट यहां मिल जाएगा आप। अनेक देशों से लोग यहाँ महान गुरुओं के पास शिक्षा प्राप्त करने, मैंने जैसा आपको बताया था कि इसी में आपको आंसर मिलने वाला है, तो आप यहीं से देख लेंगे आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ये हमारा पहला आंसर हो गया, ठीक है, पहला आपका आंसर हो गया। मैंने कहा था इसी में से आंसर मिल जाएगा, आपको कुछ याद नहीं करना पड़ा, आपको केवल पैराग्राफ पढ़ना पड़ा, आपका 1.25 मार्क्स मिल गए आपको यहीं पे। किया कि आपने केवल इसको ध्यान से पढ़ा, इसी में उत्तर था आपका। कितना सरल पैराग्राफ था ये। अगला प्रश्न देखिए, भारत विद्या का केंद्र था क्योंकि, भारत विद्या का केंद्र था क्योंकि 4 ऑप्शन है। यह एक केंद्रीय स्थान था, इसकी सभ्यता प्राचीन थी, यहाँ महान गुरु थे, यहाँ अत्यंत कुशल कारीगर थे। अब आप देखिए विद्या का केंद्र था, भारत की सभ्यता प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। विद्या का केंद्र होने के कारण लोग यहाँ महान गुरु से, यानी इसकी जो सभ्यता थी प्राचीनतम थी, इसलिए ये विद्या का केंद्र था। इसकी सभ्यता क्या थी, बहुत ही प्राचीन सभ्यता थी, ठीक है भाई। महान गुरुओं के पास शिक्षा लेने क्यों आते थे, क्योंकि उनके पास प्राचीनतम सभ्यता थी, इसीलिए आते थे, इसलिए नहीं केवल गुरु थे।
सभ्यता थी उनके पास। अगला प्रश्न है आपका, भारत इनका भी केंद्र था। भारत इनका भी केंद्र था। किस किस का आपके पास ऑप्शन है? कला एवं संस्कृति की, व्यापार एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, संगीत एवं नृत्य। आप यहाँ अभी आपने पैराग्राफ पढ़ा तुरंत आपको दिमाग में आ गया, उन दिनों भारत व्यापार प्रौद्योगिकी का भी, ये शब्द आ गया, का भी शब्द आ गया और वो भी प्रश्न में था। तो व्यापार एवं वाणिज्य का भी, ठीक है, व्यापार एवं वाणिज्य का भी। पहले का आंसर शिक्षा प्राप्त करना, प्राचीनतम सभ्यताओं में से, तीसरे का ये। अब आप चौथा क्वेश्चन देखेंगे। आप चौथा क्वेश्चन देखें, ध्यान से देखिए। व्यापारी भारतीय वस्तुएं खरीदने आते थे क्योंकि वो वस्तुएं महंगी थी, सस्ती थी, उपयोगी थी या प्रसिद्ध थी। देखो यहां आप देखिए, व्यापारी वस्तुएं विश्व भर से, भारतीय वस्तु विश्व भर में प्रसिद्ध थी। व्यापारी क्यों? तथा पूर्व पश्चिम से व्यापारी समुद्र मार्ग से आते थे खरीदने, क्योंकि प्रसिद्ध थी। ये आ गया शब्द, क्योंकि वो, चौथे का आंसर भी हमें यही मिल गया। देखिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा, चारों आंसर हमें इसी पैराग्राफ से मिल गए। आप एक बार पैराग्राफ पहले पढ़ लेंगे तो जब इसका प्रश्न जब सामने आएगा नीचे, तो आपको उत्तर ढूंढने में आपको पूरा दोबारा नहीं पढ़ना, बस केवल वहीं पहुंचना, ये प्रसिद्ध शब्द कहाँ पढ़ा था, यहाँ, तो आपने पूरा पढ़ा, हाँ ये यही है, ठीक है। अब एक चौथा क्वेश्चन लास्ट में प्रश्न और इस तरह से बनता है, ये थोड़ा पैराग्राफ से हटकर बनता है, उसमें आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ता है। वो कैसा प्रश्न देखिए, वो प्रश्न देखिए, ये है, इस अनुच्छेद के लिए कौन सा शीर्षक सबसे उपयुक्त है। इस अनुच्छेद के लिए कौन सा शीर्षक सबसे उपयुक्त है। अभी इसके मैं उत्तर बताने से पहले आपको ये बता दूं, कोई भी जब अनुच्छेद पढ़ते हैं तो उसका शीर्षक क्या होता है, ये हमको निर्णय लेना है। हमें अभी ये पता नहीं है किस शीर्षक से लिया गया है। तो जो भी अनुच्छेद होता है, जिस उस अनुच्छेद में जिस चीज के बारे में ज्यादा बताया गया होता है, वही उसका शीर्षक होता है। आप पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए। आप देखिए ऑप्शन आपके पास हैं, भारत जो महान था, दूसरा ऑप्शन विद्या का केंद्र था, तीसरा ऑप्शन भारत में व्यापार और वाणिज्य, चौथा ऑप्शन भारत में आने वाले विदेशी यात्री। यानी महानता के बारे में अभी पूरा पैराग्राफ महानता के बारे में ले रखा है, या विद्या के बारे में, या व्यापार के बारे में, या विदेशी यात्रियों के बारे में। ये चार ऑप्शन हो गए। तो आपने देखा कि शुरुआत में तो ये कहा गया महान था, लेकिन महान होने के कारण उसमें व्यापार की बात कही गई। आपसे यहां से देखिए, यहां से जुड़ गई व्यापार की बात। उन दिनों भारत में व्यापार एवं वाणिज्य का भी केंद्र था। यहां भी देखो आपने एक बार व्यापार की बात हुई, ठीक है। भारतीय वस्तुओं विश्व भर में प्रसिद्ध, यहां भी व्यापार की हुई, क्योंकि वस्तुओं की बात हो रही तो व्यापार की बात हो गई। पूर्व तथा पश्चिमी से व्यापारी समुद्र, यहां भी व्यापार की बात हो गई, आते थे। भारत अब फिर से वाणिज्य, यानी कहने का मतलब दोबारा से बन गया, यानी मतलब मुख्य बिंदु यहां व्यापार को लेकर रखा गया। इस पैराग्राफ में, इस अनुच्छेद में आपकी मुख्य बात व्यापार को लेकर कही गई है, जिससे ये पूरी अनुच्छेद बन गया है। ये देखिए, उद्योग केंद्र बनना, अनेक देशों में भारतीय वस्तुएं भेजी जाती, फिर यहां व्यापार की बात हुई, वस्तुएं भेजी जाती हैं। तो इसका जो शीर्षक है मेरे अनुसार यह बनने वाला है कि भारत में व्यापार और वाणिज्य, भारत में व्यापार और वाणिज्य इसका शीर्षक बनने वाला है। ये आपका जो ऑप्शन तीसरा दे रखा है, भारत में व्यापार और वाणिज्य, ये इसका शीर्षक है। इस तरह से या तो पांचों प्रश्न इसी में से पैराग्राफ से आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। कभी कभी पांचवा एक प्रश्न ऐसा दे दिया जाता है जिसको हमें व्याकरण का प्रश्न होता है। जैसे मैं एक प्रश्न इसमें बना देता हूं। कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप ये बताइए कि इसमें ये प्रसिद्ध शब्द है। पांचवा प्रश्न होगा, प्रसिद्ध का शब्द अर्थ, यानी अर्थ क्या है। चार ऑप्शन दे रखे होंगे, चार ऑप्शन दे रखेंगे तो आपको शब्द अर्थ के बारे में पता चाहिए। एक ऑप्शन ये भी दिया रखा हुआ, विख्यात, प्रसिद्ध मीन्स विख्यात, यानी इसका अर्थ विख्यात होता है। तीन अलग अलग भी दे रखे होंगे जो गलत होंगे। एक तो इस तरह से आपसे, ये आपको इसी पैराग्राफ में नहीं मिलेगा, ये आपको आना चाहिए, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। ये आपकी IQ लेवल पे डिपेंड करता है कि आपने जो स्टडी की है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में जो भी की है, उनमें शब्द अर्थ पढ़े होंगे, प्रसिद्ध कहीं पर यूज किया गया होगा, वहां आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा प्रसिद्ध को हम विख्यात कहते हैं। एक प्रश्न, एक तो ये बन गया हमारा। एक ऐसा भी बन सकता है, अब आपसे कह दिया, जैसे मैं एक कोई सा ले लेता हूं, इसमें से कौन सा लूं, चलो प्राचीनतम ले लिया मैंने। अब मैंने पूछा प्राचीनतम का विलोम शब्द क्या है, प्राचीनतम का विलोम। आपसे एक प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं इसमें, मतलब ये पैराग्राफ से अलग से पूछ सकते हैं। तो प्राचीनतम का विलोम आपने पढ़ा होगा। अब इसके लिए आपको करना क्या है, पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूं। प्राचीनतम का विलोम होगा, आपको एक ऑप्शन नवीनतम दे रखा होगा, नवीनतम,
नवीनतम, एक ऑप्शन नवीनतम, बाकी भी अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन दे रखे होंगे, आपका नवीनतम ऑप्शन सही होने वाला है। इसके लिए आपको करना क्या है, आपका ये 25 मार्क का जो पोर्शन है, 25 नंबर का भाषा को लेकर जो पोर्शन है वो बहुत ही सरल है। आपके सामने अनुच्छेद है, उसको ध्यान से पढ़ना है, सारे प्रश्नों का उत्तर उसी से है। कुछ प्रश्न आपके व्याकरण से भी आ जाते हैं, ये बात आपको नोट कर लेनी है। उसके लिए आपको अधिकांश विलोम शब्द, अधिक से अधिक विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और अर्थ, शब्दों के अर्थ, हो सकता है किसी का कभी संधि विच्छेद भी पूछ लिया जाए, अगर आप कभी, ऐसा हुआ नहीं है मेरे ख्याल से कभी, तो मैं इन सब आपके जो विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, एक ये सब मैं पीडीएफ नोट्स के माध्यम से आपको प्रदान कर दूंगा। उनको ध्यान से पढ़िएगा, उनको याद कीजिएगा, उनको समझिएगा। उनको याद समझ लेंगे तो अदर कहीं और से आने वाला प्रश्न आप गलत नहीं कर पाएंगे, उनको भी आप सही करके ही जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं इस अनुच्छेद को लेकर भी बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा। बाकी आपने देखा होगा नवोदय की तैयारी को लेकर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, उसमें अर्थमेटिक को लेकर बहुत सारे, ढेरों, मेंटल एबिलिटी को लेकर बहुत सारे हैं, लेकिन भाषा को लेकर अधिक वीडियो नहीं है। भाषा में 1-2 वीडियो अनुच्छेद देख लीजिए, कर लीजिए, स्वयं कर लीजिए। और होता क्या है, आपका जो चयन होता है वो 1 नंबर 2 नंबर से कहीं ना कहीं रह जाता है, क्योंकि आपको वो 25 मार्क जो अनुच्छेद से मिलने वाले हैं उसमें अगर एक प्रश्न भी आपने गलत कर दिया, और 5 अनुच्छेद आते हैं इसमें 4 अनुच्छेद पूछे जाते हैं, पहले 5 पूछे जाते हैं, 4 अनुच्छेद पूछे जाते हैं, 5 प्रश्न होते हैं एक अनुच्छेद में, यानी 20 क्वेश्चन। अगर 4 अनुच्छेद पूछे, उनमें से एक क्वेश्चन किसी तरह से जो व्याकरण से लिया गया अगर गलत आपका हो गया तो आपके 4 नंबर, 4 प्रश्नों के उत्तर गलत हो जाएंगे, जो आपके चयन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं सारे इस हिंदी भाषा का हो या अंग्रेजी भाषा का हो, सारा पोर्शन में विस्तृत तरीके से पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो आपको अगर नवोदय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी अच्छे से करनी है तो अभी पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और मैं जो तैयारी कराने जा रहा हूँ उससे आप जुड़े रहें और आप नवोदय में अपने चयन की एक सीट पक्की कर लें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को तुरंत ही लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे लिए।